स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है, ठीक है, चाहे दोस्तों आप जो है क्लास 11 में आर्ट्स स्ट्रीम से हो, साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो, आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं जेक झारखंड अधिविद परिषद क्लास 11 एग्जामिनेशन 2024। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है क्लास 11 के लिए झारखंड बोर्ड के द्वारा जो आपका बोर्ड परीक्षा 2024 होगा उसके लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, ताकि दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम 2024 में तहलका मचाने वाले चार चांद लगा देने वाले हैं, ठीक है। क्या दोस्तों आपको 90% लाना है कि नहीं लाना, 95% लाना है कि नहीं लाना है, तो चैनल से जरूर जुड़ रहे हैं। जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जब सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज से आप सभी का लगातार दोस्तों वीडियो आएगा और आप एग्जाम 2024 में तहलका मचाएंगे जिस तरह बोर्ड एग्जाम 2023 में तहलका मचाए थे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो झारखंड अधिविद परिषद क्लास 11 एग्जामिनेशन 2024 के लिए इकोनॉमिक्स का दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपका फुल मार्क्स 40 रहने वाला है। टोटल 40 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। टाइम दोस्तों आपको 1 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। कितना दिया जाएगा? 1 घंटा, ठीक है। और एक क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर मिलेगा, तो टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा तो 40 नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए कैसा क्वेश्चन रहने वाला एग्जाम है, चलिए आपको रूबरू कराते हैं बिना देरी के। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न दोस्तों कहता है जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है। जो जीवन का सामान्य कारोबार होता है दोस्तों, उस वाक्यांश से आपको बताना है उस वाक्यांश से क्या तात्पर्य है। मनुष्य का सामाजिक कार्य या फिर मनुष्य का धार्मिक कार्य या फिर मनुष्य का आर्थिक कार्य या फिर मनुष्य का मनोरंजन कार्य। तो जो भी सामान्य कारोबार होता है दोस्तों, कारोबार किस पे डिपेंड करता है? आर्थिक पे, इकोनॉमिक पे, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी है मनुष्य का आर्थिक कार्य, इसका राइट आंसर होगा आर्थिक माने कारोबार, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2 नंबर का था निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। निम्न में से किसके अध्ययन, क्या उत्पादन का अध्ययन अर्थशास्त्र से है? जी हाँ सर, ठीक है। उपभोग, कितना खाया, कितना देश को उपभोग है, यही तो अर्थशास्त्र में हम लोग अध्ययन करते हैं। वितरण, ये भी करते हैं। क्या सरकार का गठन हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र में, ठीक है। चलिए सरकार का गठन को। तीसरा नंबर दोस्तों कहा गया है कि सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। अब सांख्यिकी का जनक किसे कहते हैं, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में लड़ा है। तो सांख्यिकी की जो जनक है, जनक को दोस्तों हम लोग पिता भी कहते हैं, ठीक है। तो सांख्यिकी के जो पिता है ये कौन है दोस्तों, तो ये गॉटफ्राइड एकेनवाल, ठीक है। चलिए 4 नंबर दोस्तों बोलता है बहुवचन शब्द में सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है। बहुवचन जो शब्द है, ठीक है, बहुवचन, इस शब्द में सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है। तो इस शब्द में सांख्यिकी से तात्पर्य है कि संख्यात्मक मान होता, आंकड़ा होता, संख्यात्मक तथ्य होता है, फैक्ट्स होता है, ठीक है, या इनमें से डी कहते हैं, इनमें से सब है, ठीक है। तो 4 का ऑप्शन में डी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर का था दोस्तों अर्थशास्त्र में से किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है। जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, उसमें किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें दोस्तों मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के आंकड़ों, जो भी मात्रात्मक हो, कितना मात्रा में, कितना उसका गुणवत्ता है, ठीक है, तो दोनों प्रकार का जो आंकड़ा का प्रयोग करते हैं हम लोग अर्थशास्त्र इकोनॉमिक में, ठीक है। चलिए तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 6 नंबर दोस्तों पूछा है कि संचरित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है। संचरित और परिमित उत्तर, ये इस टाइप का जो प्रश्न होता है, ठीक है, उसमें उत्तर के लिए विकल्पों की संख्या 2 होता है, ठीक है, केवल 2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 2, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 7 नंबर कहता है किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता, ठीक है, और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है। कैसा आंकड़ा पर, कैसा आंकड़ा पर दोस्तों विश्वसनीयता, ठीक है, और आप सभी के सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक होती है। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ठीक है, प्राथमिक इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 8 नंबर दोस्तों कहता है आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं
एकत्रित करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो जो आंकड़ा या फिर आंकड़ा का जो संग्रह करता है, सूचना एकत्रित करता है, ठीक है, जो सूचना एकत्रित करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेषक। प्रेषक कहते हैं कि ना, पत्रकार, ठीक है, प्रेषक जो छापता है, सूचना को एकत्रित किया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रेषक या फिर अन्वेषक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए 9 नंबर दोस्तों कहता है इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता, ठीक है, के संपर्क से आपका प्रत्यक्ष संपर्क होता है। देखिए प्रगणक, प्रगणक मतलब होता है आमने सामने, ठीक है, आमने सामने बातचीत, ठीक, क्या क्या होता है, आमने सामने, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, आमने सामने बातचीत, ठीक है। तो देखिए यहां पर दोस्तों ऑप्शन में ईमेल सर्वचन, क्या ईमेल के द्वारा आप आमने सामने बात कर सकते हैं, नहीं, वो तो ईमेल ऑनलाइन का जमाना हो गया, ठीक है। टेलीफोन के सर्वचन से नहीं, टेलीफोन तो बात करते, यहाँ कॉल लगाए, यहाँ पर कॉल उठा, तो क्या आमने सामने वो नहीं, या मान के चलिए आप भारत में है या और लगा दिए पाकिस्तान में, ठीक है, तो यहाँ से आमने सामने नहीं बा। और डाक सर्वेक्षण, क्या डाक सर्वेक्षण आमने सामने होता है, नहीं, तो फिर क्या, तो होता है व्यक्तिक साक्षात्कार, जो कि आमने सामने होता है। खुल के बात करो, ठीक है, चलिए आमने सामने में। नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर का था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत से सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ था, ठीक है। तो स्वतंत्रता जब प्राप्त हुआ भारत का स्वतंत्र कब हुआ, 1947 में हुआ ना भारत स्वतंत्र, ठीक है। तो उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के बाद भारत सबसे पहला जनगणना कार्य कब हुआ, यानी कि जनगणना कब हुआ सबसे पहले, तो 1951 में हुआ था, ठीक है, डेट याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1951। चलिए 11 नंबर दोस्तों कहता है वर्गीकरण आंकड़ों को डैश व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। तो वर्गीकरण आंकड़ों को डैश व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को दोस्तों विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में, ठीक है, व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही वर्गीकरण आंकड़ों कहते हैं, ठीक है। चलिए 12 नंबर का था एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर होता है। तो वर्ग का जो मध्य बिंदु होता है, जैसे कि उच्च, ठीक है, क्या उच्च वर्ग, ठीक है, उच्च वर्ग प्लस निम्न वर्ग, ठीक है, क्या होता है, उच्च वर्ग प्लस निम्न वर्ग बट्टे में 2, अगर इसको कीजिएगा, ठीक है, इक्वेशन कीजिएगा तो आपका आएगा औसत, कुल औसत, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो एक वर्ग का समान जो बिंदु होता है उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत का होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर दोस्तों कहता है वारंवारता वितरण में अपरिशक्तिकृत आंकड़ों को डैश चर में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। वारंवारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों को डैश चर में वर्गीकृत किया जाता है, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मात्रात्मक, ठीक है। चलिए 14 नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन चर संतत चर का एक उदाहरण है। तो जो संतत चर का उदाहरण है वो है विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, जो भी विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या है वही तो सतत चर हो गया, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 15 नंबर का था मिलान चिन्ह की गणना कितने समूह की जाती है। तो मिलान चिन्ह 1 2 3 4, ठीक है, और एक ऐसे, तो टोटल 5, ठीक है। तो मिलान चिन्ह की जो गणना दोस्तों टोटल 5 समूह की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए 16 नंबर दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतें में वृद्धि के विरोध में आयोजित तक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले तथा 7 को बंद हो गया, 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुल पाए। तो यह उदाहरण कौन से आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण का प्रदर्शित कर रहा है। तो ये जो आंकड़ा दोस्तों पाठ विषय के लिए जो है कर रहा है कि इस पाठ के लिए विषय होना चाहिए, ठीक है। चलिए 17 नंबर का था कक्षा 11 के अध्यापिका आंकड़ों को पंक्ति क्षैतिज तथा स्तंभ उदाहरण रूप में कक्षा को दिखाते हुए आंकड़ा को किस प्रकार से प्रस्तुति कर रही है। तो वह जो आंकड़ा को दोस्तों प्रस्तुतित करेगी सारणीकरण से, ठीक है, सारणीकरण से, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से होगी, ठीक है, सारणीकरण। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 18 नंबर कहता है सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता। तो सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण कहलाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे क्या, कालिक कहेंगे, ठीक है। चलिए 19 नंबर कहता है काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो काल श्रेणी के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाना है, तो काल श्रेणी के लिए दोस्तों तोरण का प्रयोग किया जाना है। और देखिए 20 नंबर का था तोरण को और किस नाम से जाना जाता है। तो तोरण को तो दोस्तों हम लोग जो संचयी बारंबारता वक्र के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए
आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 21 नंबर कहता है भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब हुआ। ठीक है, तो भारत में जो प्रथम सबसे पहला जनगणना कब हुआ था, तो 21 का तो अभी हम आपको बताएं कि 1951 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर वही तो ऑप्शन हो जाएगा 1951, इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए 22 नंबर दोस्तों कहता है ब्रिटिश काल में भारत के राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया गया। तो ब्रिटिश काल में भारत के राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया गया, तो किसके किया गया था, किसको द्वारा दोस्तों, तो ये जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे दोस्तों बात है 23 नंबर का आता है रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया। ठीक है, तो रेलवे ने दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को कैसे प्रभावित किया है, तो वो दोस्तों किया है कि लोग अब लंबी यात्रा कर सकते हैं, कृषि के लिए व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिले। ठीक है, कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। चलिए आगे दोस्तों 24 नंबर कहता है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। तो स्वतंत्रता के बाद दोस्तों भारत में कैसा आर्थिक इकोनॉमी को अपनाया गया। ठीक है, कौन सा ऐसा आर्थिक प्रणाली था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए 25 नंबर कहता है औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे। औपनिवेशिक जो काल था दोस्तों उसके अनुसार भारत का औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों को क्या उद्देश्य था, तो जो उसका उद्देश्य था, तो 25 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों, यानी कहने का मतलब भारत को कच्चे माल का निर्यात बनाना और भारत को एक विशाल बाजार करना। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 26 नंबर कहता है किसी वस्तु का कीमत निर्धारित बाजार में किसके द्वारा होता है। तो कोई सी वस्तु कितना कीमत होगा उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु का कीमत निर्धारण किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसका जो है मांग और पूर्ति के द्वारा। जैसे कि दोस्तों देखिए आप जो बाजार के भाव को जानते होंगे, मार्केट में अगर आपका दौर है, ठीक है, मान के चलिए आलू प्याज में, ठीक है, तो देखिएगा क्या देखिएगा, अभी प्याज का रेट बढ़ रहा है। कभी देखे होंगे दोस्तों टमाटर का जो रेट है बढ़ गया था। ठीक है, कैसे बढ़ गया था, कैसे बढ़ गया था, उसका प्रयोग यानी उपयोग ज्यादा है और जो उत्पादक कम हो गया था। ठीक है, टमाटर का उत्पादक कम हो गया था, प्रयोग ज्यादा है, मांग ज्यादा है, तो वस्तु में इसका रेट अपने आप भागेगा। ठीक है, 120 तक भागा था। ठीक है, आपके यहाँ कितना भागा, तो 200 किलो तक दोस्तों टमाटर का रेट भागा था। ठीक है, लेकिन अब तो अपना वो जो है आ गया 25 रुपये और 20 रुपये किलो पे। ठीक है, तो इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, उत्पादक ज्यादा है तो रेट ऐसे कम होगा, उत्पादक कम है तो रेट ज्यादा होगा। ये डायरेक्ट आपका जो इकोनॉमिक्स को निर्भर करता है, इकोनॉमिक्स को डेमिस। ठीक है, चलिए 27 नंबर दोस्तों कहता है, क्या कहता है कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया। ठीक है, 27 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, 1938 ईस्वी में। ठीक है, 28 नंबर का था पंचवर्षीय योजना की अवधि कितने वर्ष है। तो पंचवर्षीय योजना तो सबको पता है 5 वर्ष की इसका अवधि होता है। ठीक है, चलिए 29 नंबर का था किस प्रकार के आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सार्वजनिक सब जगह बांटो। ठीक है, चलिए 30 नंबर दोस्तों कहता है भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। ठीक है, तो भारत का जो प्रथम औद्योगिक नीति था दोस्तों उसका घोषणा कब किया गया, तो उसका जो घोषणा है दोस्तों 1948 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए 31 नंबर कहता है भारतीय संख्यायिक संस्थान कहां अब स्थित है। तो भारत का जो संख्यायिक संस्थान है दोस्तों ये आपका जो है कहां स्थित है, तो ये आप सभी का कोलकाता में स्थित है। ठीक है, चलिए 32 नंबर कहता है आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक है। तो आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक क्या कहलाता है, तो इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जीडीपी। चलिए 33 नंबर दोस्तों का था विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुआ, तो इसका जवाब तो बच्चा को पता है कि 1995 ईस्वी में। ठीक है, 1995 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए 34 नंबर कहता है भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। तो ये भी बच्चा वाला सवाल है कि सर 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। ठीक है, तो 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 35 नंबर कहता है प्रत्यक्ष कर डैश लगाया जाता है। तो प्रत्यक्ष कर कहाँ लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है व्यक्ति की आय पर। ठीक है, व्यक्ति का आय पर जिस प्रकार से जितना व्यक्ति कमाता है उसके अनुसार प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। ठीक है, 36 नंबर का था विनिवेश का उद्देश्य क्या। तो विनिवेश का मतलब होता है क्या होता है, तो
वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, अनुधिकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सब है। ठीक है। 37 नंबर का था योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। 38 नंबर का था टाटा स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई, तो टाटा स्टील आपका जो स्टील कंपनी का जो स्थापना है 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। दो और प्रश्न बचा है दोस्तों, यहां तक पहुंच के जो चैनल पर दोस्तों पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार से और भी वीडियो पाने के लिए मस्त मस्त वीडियो लाएंगे 2024 में दोस्तों, तहलका मचाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। कहता है 39 में टाटा स्टील कितने देशों में कार्य करता है, तो टाटा स्टील दोस्तों टोटल 30 गो देशों में कार्य करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 40 नंबर का आता है विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है, तो विश्व बैंक को दोस्तों IBRD के नाम से जाना जाता है। ठीक है, IBRD। और IBRD का पूर्ण रूप क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। आज की इस वीडियो को यहीं रखते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।